गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। 2 लेक्चर अपलोड हो गया है इस चैप्टर का। आज हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। देखो, कार्बन का आज हम जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये क्या है? देखो, कार्बन का वर्सटाइल नेचर मतलब कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिनका हम लोग को बहुत सारा कंपाउंड मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली टिल डेट, आज के तारीख में अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन कार्बन का कंपाउंड है। अप्रॉक्सीमेटली आज के डेट में 3 मिलियन कंपाउंड्स हो गए। अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन से बना है। ठीक है, मतलब क्या, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है, इतना छोटा भी नहीं है। 3 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब आज के तारीख में कार्बन का 3 मिलियन कंपाउंड अभी भी डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो सवाल है कि कार्बन इतना कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकता है? सिर्फ कार्बन का ही इतना मिलता है और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट कार्बन जिसका इतना तुम्हें कंपाउंड मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही मिलता है। तो सवाल है क्यों? ठीक है, तो सवाल का आंसर हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन का इतना कंपाउंड मिलता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन कंपाउंड कार्बन का मिलता है, इसी को बोला जाता है कार्बन का वर्सटाइल नेचर। मतलब कार्बन क्या बहुत सारे दूसरे मेटल के साथ या बहुत सारे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब जुड़ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के माध्यम से जुड़ सकता है। इसीलिए इतना सारा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है कार्बन का। तो इसी को बोला जाता है कार्बन का वर्सटाइल नेचर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेनली देखो, कार्बन का ये वर्सटाइल रीजन का कुछ कारण है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेनली कि कार्बन बहुत सारे और कंपाउंड फॉर्म कर सकता है या बहुत सारा और भी एटम्स है जिसके साथ लिंक हो सकता है, जिसके साथ जुड़ सकता है। तो मेनली 3 रीज़न है इसका। मतलब अगर हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का रीज़न बताएं तो इनका 3 रीज़न है। पहला वाला रीज़न है कैटिनेशन। पहला रीज़न है कैटिनेशन। ठीक है, दूसरा रीज़न है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तीसरा रीज़न है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये 3 रीज़न मेन है कार्बन का वर्सटाइल नेचर का। मतलब कार्बन बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। देखो, कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से कार्बन बहुत सारा दूसरे कार्बन एटम के साथ या बहुत सारा और एटम के साथ जुड़ सकता है और जुड़ के एक लंबा स्ट्रेट चेन फॉर्म करता है या ब्रांच चेन फॉर्म करता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। मतलब कैटिनेशन क्या है? एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैटिनेशन क्या है? एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का। एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ऑफ कार्बन एटम का। इसके माध्यम से कार्बन क्या करता है? किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या बहुत सारा दूसरे एटम के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? एक लॉन्ग स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन फॉर्म करता है। ठीक है, डिफरेंट एटम रहता है, कार्बन जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जुड़ के एक लंबा स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन फॉर्म करता है। इसी को बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ये जो लंबा चेन फॉर्म होता है ना, जुड़ने के बाद एक लंबा स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन फॉर्म होता है, ये क्या होता है? बहुत सारा एटम रहता है उसमें, क्योंकि कार्बन क्या बहुत सारा एटम के साथ एक साथ जुड़ सकता है। उस प्रॉपर्टी को भी बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैसे जुड़ता है? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के तरह कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ये जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम क्या करता है? एक रिंग की तरह फॉर्मेशन करता है दूसरे एटम के साथ जुड़ के। एक बहुत बड़ा रिंग फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? ग्राफाइट पढ़े थे, उसके बाद फुलेरिन पढ़े थे पिछले वीडियो में, डायमंड पढ़े थे। तो वो सब क्या था? एक रिंग स्ट्रक्चर था, हर एक में तुम्हारा कार्बन एटम है। ठीक है ना, तो वो सब वर्सटाइल नेचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के दौरान ही ये जुड़ता है। उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है कि एक कार्बन एटम एक साथ बहुत सारा एटम के साथ जुड़ सकता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब क्या? तो कार्बन का वैलेंसी है 4, इसलिए उसको टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। अब कार्बन का वैलेंसी 4 कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है कार्बन का।
कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है। मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है कार्बन में। उसमें के सेल में अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो के सेल में 2 रहेगा, एल सेल में 4 रहेगा। मतलब एल तुम्हारा लास्ट सेल है कार्बन का, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, वैलेंस सेल बोला जाएगा। जो लास्ट सेल है उसी को वैलेंस सेल बोला जाता है, और उसमें जो जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मतलब कार्बन का एल लास्ट सेल है, वैलेंस सेल है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। मतलब क्या, कार्बन जब भी किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़ेगा। मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, इसलिए इसका वैलेंसी 4 है। और इसीलिए कार्बन का वैलेंसी को टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। मतलब कार्बन जब भी किसी के साथ जुड़ेगा, कोई भी दूसरे मेटल के साथ या कोई भी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, ये हमेशा क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़ सकता है एट अ टाइम। मतलब मान लो कार्बन के साथ, मतलब कार्बन का देखो ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन का देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो कार्बन का ये वाला एक्टो, ये वाला एक्टो, ये वाला एक्टो, ये वाला एक्टो, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, अगर मान लो कि दूसरे एटम के साथ ये जुड़ेगा, मतलब देखो मान लो अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हर एक हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा, एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब कार्बन क्या करेगा, अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक करके इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को दे देगा, मतलब शेयर कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका टेट्रावैलेंसी है, वैलेंसी 4 है। मतलब क्या हुआ, एक कार्बन एटम एक साथ 4 और एटम के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो एक ही कार्बन एटम है लेकिन 4 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। और इस तरीके से जोड़ के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो यही है कार्बन का टेट्रावैलेंसी। ये कार्बन का वैलेंसी 4 है, और कार्बन एक साथ क्या कर सकता है, एक कार्बन एटम 4 दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा। वो दूसरा एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, लेकिन एक साथ 4 के साथ जुड़ पाएगा ये, इसलिए इसका टेट्रावैलेंसी है। तो ये एक रीज़न है वर्सटाइल नेचर का, क्योंकि कार्बन एक साथ और भी बहुत एटम के साथ जुड़ेगा, मैक्सिमम 4 एटम के साथ जुड़ पाएगा एक कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, कार्बन का एक नेचर है कि कार्बन क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, ये डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये पहले वीडियो में हम लोग समझाए थे कि डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। देखो कार्बन का सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ सिर्फ एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसको बोला जाता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हम अलग अलग एटम चूज़ किए, यहाँ पे कार्बन चूज़ किया, यहाँ पे हाइड्रोजन चूज़ किया, यहाँ पे नाइट्रोजन चूज़ किया। लेकिन कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड तो फॉर्मेशन करता ही है, डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि कार्बन क्या एक टेंडेंसी है इसका कि यह मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। कैसे फॉर्म करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ, जिससे एटम से ये जुड़ेगा उस एटम से अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर करेगा, शेयर करके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बन छोड़ के किसी दूसरे एटम में तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए कार्बन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कार्बन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन का साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा, उसका ऑक्सीजन के साथ करेगा, और भी है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कार्बन का तुम्हें कॉम्पाउंड मिलेगा। ठीक है, और मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है इसका जो साइज़ है ना, कार्बन एटम का जो साइज़ है, ये साइज़ बहुत ही छोटा है, साइज़ बहुत ही छोटा है कार्बन एटम का, इसलिए ये इतना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, तो यही मेन रीज़न है। तो ये सब हो गया क्या, कार्बन का वर्सटाइल नेचर का मेन रीज़न कि क्यों इतना कार्बन का कॉम्पाउंड मिलता है नेचर में। ठीक है, और किसी एटम का मिलता क्यों नहीं है, तो यही रीज़न है। ये कार्बन का तुम्हें मिलेगा, ये तीनों प्रॉपर्टी कार्बन का मिलेगा और किसी एटम में मिलेगा नहीं, इसलिए कार्बन इतना कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, देखो उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो कंपाउंड्स जो कार्बन का बना रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, इनमें मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन से बना रहेगा, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट होगा उसका कार्बन, दूसरा एलिमेंट भी रह सकता है लेकिन कार्बन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑफ कार्बाइड्स
इन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जिस कंपाउंड्स में तुम्हारा कार्बन रहेगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बाइड्स नहीं रहेगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं रहेगा और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये सब छोड़ के रिमेनिंग जो कार्बन का कंपाउंड होगा उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन except for carbides, its oxides of carbon, carbonates and hydrogen carbonate and hydrogen carbonate salts are known as organic compounds, मतलब कार्बन का कंपाउंड्स होगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बाइड्स नहीं रहेगा जो कि कार्बन का ऑक्साइड्स है, ठीक है, और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट नहीं रहेगा। ये दो छोड़ के रिमेनिंग जो कंपाउंड्स होगा कार्बन का उसी को बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही कार्बन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स बहुत पहले डिस्कवर किया गया है। ये जो कंपाउंड्स हम लोग पढ़े ये इनिशियली मतलब कोई एक नेचुरल सब्सटेंस से डिस्कवर किया गया है, मतलब नेचुरली हम लोगों को मिला है इनिशियली। उसके बाद क्या हम लोग अपने तरीके से मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर किए हैं, मतलब मैन मेड है। ठीक है, लेकिन इनिशियली नेचर से हम लोगों को मिलता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़े कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट क्या रहता है? कार्बन रहता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन रहेगा और उसके साथ हाइड्रोजन भी रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। मतलब इस हाइड्रोकार्बन्स में क्या रहता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन रहेगा ही रहेगा और उसके साथ हाइड्रोजन भी रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इट कंटेन्स कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा मीथेन, CH4, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, उसके बाद C2H6, इसका नाम है इथाइन। ये सब तुम्हारा कार्बनिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद C2H4, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथीन, ये है इथाइन, ETHYNE, इथाइन, ये है मीथेन। तो सारे के सारा ये ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, उसके बाद C2H2, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी बोला जाएगा। मतलब हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तुम देखो हर एक में तुम्हारा क्या कार्बन भी है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है इसलिए हाइड्रोकार्बन भी है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो देखो हाइड्रोकार्बन अगर हम क्लासीफाई करेंगे कि दो तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है दो तरीके का। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स अगर इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप का होता है। एक आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक आएगा सैचुरेटेड वाला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आएगा अनसैचुरेटेड वाला, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? इनमें जितना भी कार्बन एटम्स रहेगा, ये कार्बन एटम्स क्या रहेगा? सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा। ठीक से समझो, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ओनली अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से एक कार्बन एटम दूसरे किसी एटम से जुड़ेगा। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा नहीं। ठीक है, उसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो और एक बार फिर सुन लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इस कंपाउंड में तुम्हें सिर्फ
सिंगल बॉन्ड मिलेगा, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे किसी कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे किसी एटम के साथ सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, उसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको एल्केन्स भी बोला जाता है, एल्केन्स भी बोला जाता है, या फिर इसका और एक नाम क्या है, पैराफिन्स। एल्केन्स और पैराफिन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो नाम और है, इसको एल्केन्स भी बोला जाता है या फिर इसको पैराफिन्स भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या होगा, हमें बेसिक चीज़ क्या होगा, कार्बन एटम जुड़ेगा किसी दूसरे एटम या दूसरे कार्बन एटम के साथ ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इनमें तुम्हें क्या सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा है मीथेन CH4, ये मीथेन एक अच्छा एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम क्या 4 और हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ेगा, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, मतलब बॉन्ड ऐसा मिलेगा। देखो हर एक कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, हर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। ठीक है, देखो इसका एक फॉर्मूला है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसका जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला तुम्हारा होगा CnH2n +2। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। C मतलब कार्बन है और H मतलब हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम दोनों एक साथ रहेगा तभी उसको हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ये तो डेफिनेशन में पढ़ाए थे अभी। ठीक है, यहाँ पे N मतलब क्या है, N मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना कार्बन एटम है। ठीक है, N यहाँ पे जो N है, N क्या है, N मतलब कितना कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है बात? अच्छा देखो, तो इसके साथ अगर तुम मैच करोगे तो देखो इसके साथ अगर CH4 तुम मैच करोगे, मतलब ये जो CH4 तुमको बताया ना कि CH4 भी तुम्हारा क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तुम CH4 इसके साथ मैच करो, इसके साथ तुम CH4 को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है कार्बन में, मतलब N क्या है, 1 है। तुम ठीक से कंपेयर करो, देखो CH4 मतलब कार्बन क्या है, 1 तो है। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 तो है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे C की जगह N लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे C की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है कुछ, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हम लोग मान लेंगे कि 1 है, कुछ नहीं है, मतलब N का वैल्यू कंपेयर करने से क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या, 1 तो तुम्हारा क्या है, कार्बन एटम है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, और एक बार समझा रहे हैं, देखो ये जनरल फार्मूला है क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मतलब एल्केन और पैराफिन्स का। ठीक है, अब CH4 हम क्या बोले, CH4 भी तुम्हारा क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल हम तुमको दिए उसके साथ तुम जनरल फार्मूला जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है उसको कंपेयर करो, कंपेयर करके N निकालो कितना है। तो देखो CH4 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C1H4 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम इस तरीके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि C1 मतलब C1 मतलब क्या, 1 ठो कार्बन एटम है। ठीक है, C1 मतलब 1 ठो कार्बन एटम है और H4 मतलब 4 ठो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो अगर तुम एक को भी ना भी लिखोगे तो भी क्या माना जाएगा कि कार्बन एटम 1 ठो ही है, लिखना या ना लिखना बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम 1 लोगे तो देखो इसके साथ कंपेयर करो, Cn मतलब इस Cn के साथ इस C1 को कंपेयर करो, तुम्हें N क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो N 1 है, N 1 मतलब क्या, 1 ठो कार्बन एटम है, क्योंकि N क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा क्या, CH4 में तुम्हारा क्या 1 ठो कार्बन एटम है। ठीक है, और H2n +2, यहाँ पे N की जगह 1 बिठाओ, क्योंकि N का वैल्यू तुम 1 निकाले, तो N की जगह तुम यहाँ पे 1 बिठाओगे तो 2n +2 का वैल्यू कितना आएगा, N तो 1 है, मतलब 2 × n +2, मतलब 2 × 1 + 2 + 2 मतलब 4, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम रहेगा। देखो 4 हाइड्रोजन एटम ही है, मतलब क्या, तुम्हें N का अगर वैल्यू पता चल जाएगा तुम उस वैल्यू के साथ हाइड्रोजन का कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा वो भी निकाल सकते हो, N का वैल्यू हमें पुट करके निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अच्छा और एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि CH4 की जगह CH4 का एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड का, और एक का एग्जाम्पल हम लोग मानेंगे तो होगा वो क्या, C2H6, ये भी एग्जाम्पल है। C2H6 इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेन। ठीक है, देखो ये कैसा रहता है, यहाँ पे इस तरीके से रहता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। देखो C2 3 तो 6 तो हाइड्रोजन, मतलब C2H6। ठीक है, इसको अगर तुम स्ट्रक्चरली देखोगे तो कैसा होता है, देखो कार्बन क्या रहेगा ऐसे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन एटम रहेगा, मतलब देखा ये कार्बन क्या रहेगा, 4 एटम के साथ जुड़ रहा है, जिनमें से 3 हाइड्रोजन है और 1 दूसरा कार्बन एटम है। ये कार्बन भी वही कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और 1 क्या दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है। समझ में आता है, ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब देखो सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है।
सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा तभी उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल पाएंगे। तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, हर एक में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये भी क्या एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अब इसके साथ तुम C2H6 को कंपेयर करो C2H6 का, मतलब देखो यहाँ पे Cn, यहाँ पे C2, मतलब n का वैल्यू कितना है, कंपेयर करने से 2 निकल रहा है, n का वैल्यू 2 है, मतलब 2 कार्बन आटम है, देखो 2 ही कार्बन आटम है, ठीक है। अब इस n का वैल्यू तुम इसमें बिठा दो तो कितना हाइड्रोजन आटम है निकल जाएगा, तो H2n+2 है, n का वैल्यू कितना है 2 है, बिठाओ 2 × 2, n का वैल्यू 2 बिठा दिया +2, मतलब क्या हुआ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, मतलब 6 हाइड्रोजन आटम है, देखो 6 ही हाइड्रोजन आटम है, 2 2 4 2 6, मतलब क्या अगर तुम्हें n का वैल्यू मालूम हो जाएगा तुम कितना हाइड्रोजन आटम है वो भी निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो ये है जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब क्या मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें तुम्हें क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे तुम्हें क्या मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा लेकिन मल्टीपल बॉन्ड भी मिलेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सिंगल, सैचुरेटेड में क्या था सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें मिलेगा, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल मिलेगा नहीं। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या है, मल्टीपल ज़रूर मिलेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा ऐसा नहीं होगा। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सैचुरेटेड में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा तुम्हें सिंगल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ मल्टीपल भी मिलेगा, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तुम्हारा क्या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन एक साथ होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो ये सैचुरेटेड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो एग्जांपल हमें कराते, जैसे कि मान लो अगर हम एग्जांपल कराएं जैसे कि C2H4, ठीक है, C2H4 ये कैसा होगा, देखो ये इस तरीके से जुड़ता है C2H4, 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन रहेगा इस कार्बन में, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो देखो C2H4 ये कार्बन देखो क्या किया, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया और बाकी 2 इस कार्बन के साथ क्या किया, कार्बन क्या कर, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है ना, मतलब कार्बन क्या कर सकता है एक साथ 4 और एटम के साथ जुड़ सकता है, इसलिए उसका वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी है। तो देखो ये कार्बन क्या 4 एटम के साथ ही जुड़ रहा है एक साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और बाकी 2 कार्बन के साथ, तो 2 2 4 हो गया। ये कार्बन भी वही सेम चीज़ कर रहा है, मतलब ये सब कुछ टेट्रा वैलेंसी कार्बन का सही है, दोनों कार्बन का ही टेट्रा वैलेंसी ये मेंटेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड तुम्हें मिला है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड मिला है, बीच में 2 कार्बन का डबल बॉन्ड है और बाकी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिला है, मतलब ये क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसको तुम सैचुरेटेड नहीं बोल सकते क्योंकि देखो एक तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है, बाकी ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सही है, ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सही है, लेकिन ये तो डबल बॉन्ड भी है ना इसके साथ, मतलब क्या ये अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड के रीज़न है ये, इस डबल बॉन्ड वाला रीज़न है मेनली अनसैचुरेटेड होने का। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता तो सैचुरेटेड होता, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ तुम डबल बॉन्ड भी मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब क्या अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हारा क्या डबल बॉन्ड भी रह सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है, सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसका भी और क्लासिफिकेशन है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है इसको बोला जाता है एल्किन्स, एल्किन्स। इसका दूसरा नाम है ओलिफिन्स, इसके एल्किन्स भी बोला जाता है या फिर इसको ओलिफिन्स भी बोला जाता है, ओलिफिन्स, एल्किन्स या फिर ओलिफिन्स, ठीक है। अच्छा, ये है पहला कैटेगरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। ये हम सिर्फ अनसैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है एल्काइंस, दूसरा है एल्काइंस। अनसैचुरेटेड का 2 टाइप है, एक आता है एल्किन्स या फिर ओलिफिन्स और दूसरा है एल्काइंस, ठीक है। तो एल्किन्स ओलिफिन्स में आते, इसमें आते देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा डबल बॉन्ड मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा। मतलब ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिनिमम 1 डबल बॉन्ड तुम्हें मिलेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ मिनिमम 1 डबल बॉन्ड मिलेगा। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें डबल बॉन्ड मिल रहा है तो वो हो जाएगा तुम्हें एल्किन्स,
और अगर सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तब वो हो जाएगा एल्काइंस। समझ में आ रहा है बात? तब एल्किन्स मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, जो कंपाउंड है उनमें सिंगल बॉन्ड के साथ मिनिमम एक ठो डबल बॉन्ड मिलेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे एल्किन्स। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा नहीं, एल्किन्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा। ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें तुम्हें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड मिलेगा, मिनिमम एक ठो डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, एक ठो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक ठो डबल बॉन्ड मिलेगा ही। उसको हम लोग बोलेंगे एल्किन्स या फिर ओलेफिन्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला अगर बताए, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, यह इसका जनरल फार्मूला, मतलब एल्किन्स का या ओलेफिन्स का ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा C2H6, C2H6 इसका नाम है ये C2H6, ठीक है, इसका नाम है इथीन। स्ट्रक्चर कैसा होता है ये थोड़ा देर पहले ही दिखाए हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H6 नहीं, ये C2H4 होगा, C2H4, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथीन C2H4। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर तुम और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे, देखो तुम्हें लगेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ है सर, देखो डबल बॉन्ड में दिखा दे रहे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। देखो तो देखो मिनिमम एक डबल बॉन्ड तुम्हें मिलेगा, बोले थे सिंगल बॉन्ड के साथ मिनिमम एक डबल बॉन्ड मिलेगा। देखो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड रहेगा नहीं एल्किन्स में या फिर ओलेफिन्स में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल्किन्स या ओलेफिन्स, जिसमें तुम्हें मिनिमम एक तो सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। आ रहे एल्काइंस में, एल्काइंस में तुम्हें क्या मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें कोई डबल बॉन्ड मिलेगा नहीं एल्काइंस में। ठीक है, इसको एल्काइंस बोला जाता है। ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ठो कार्बन आइटम के साथ तुम्हें क्या मिनिमम एक ठो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक ठो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये है तुम्हारा एल्काइंस। तो इसका भी एक जनरल फार्मूला है, जैसे ये सभी का एक जनरल फार्मूला रहता है, इसका भी एक जनरल फार्मूला है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, यह है इसका जनरल फार्मूला, CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा C3H4, इसका नाम है प्रोपाइन, प्रोपाइन C3H4 प्रोपाइन। ठीक है, कैसा रहता है, C3H4 मतलब 3 कार्बन आइटम है और 4 हाइड्रोजन आइटम है ना, 3 कार्बन आइटम है और 4 हाइड्रोजन आइटम है, इसको बोला जाता है प्रोपाइन। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कैसे रहता है, देखो यहाँ पे C3H4 मतलब जो कार्बन है ऐसा रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 कार्बन है। ठीक है, अच्छा, और एक कार्बन आइटम के साथ क्या रहेगा, देखो 1 ठो 2 ठो 1 ठो 2 ठो 3 ठो और यहाँ पे 1 ठो 4 ठो। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, और 1 ठो हाइड्रोजन क्या रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये है C3H4 का स्ट्रक्चर। देखो गिनो कितना हाइड्रोजन है, 4 ठो हाइड्रोजन था, 1 2 3, यहाँ पे 1 ठो 4 ठो हाइड्रोजन है और 3 ठो कार्बन था। देखो 1 ठो 2 ठो 3 ठो कार्बन है, और हर एक कार्बन का देखो टेट्रा वैलेंसी मेंटेन हो रहा है, मतलब वैलेंसी 4 मेंटेन हो रहा है। तो इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का देखो 4 ठो एटम के साथ शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। देखो इस कार्बन का अगर तुम बात करोगे तो देखो यहाँ पे 1 ठो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और बाकी 3 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, तो कुल मिला के 4 ठो हो गया। इस कार्बन को तुम देखो, इस कार्बन को देखो, 3 ठो इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर किया है इस कार्बन के साथ, और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, तो इसका भी 4 ठो हो गया। ठीक है, इस कार्बन को तुम देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या किया, एक ठो करके इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया इसने, तो इसका भी वैलेंसी 4 मेंटेन हो गया। हर एक कार्बन का क्या 4 वैलेंसी मेंटेन करना होगा। तुम कैसे भी जोड़ो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, डबल बॉन्ड से जोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, लेकिन हर एक कार्बन का जो वैलेंसी 4 है वो मेंटेन करना होगा, टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया क्या, देखो सिंगल बॉन्ड के साथ तुम्हें क्या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब ये एल्काइन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़ता है। ठीक है, अच्छा तुम लोग का बुक में देखना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एक डायग्राम दे देगा, एक डायग्राम नहीं एक मॉलिक्यूल दे देगा, उसका स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सैचुरेटेड का भी होगा, अनसैचुरेटेड का भी ड्रॉ करना होगा। जैसे कि मान लो अगर हम तुमको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जैसे कि मान लो इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इथेन, इथेन
ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इथेन का पहले फॉर्मूला मालूम करना है कि इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला, इथेन ETHANE, इथेन। ठीक है, तो इथेन में देखो क्या है, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम रहता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है तुम्हें पहले जितना कार्बन एटम है उसको पहले एक सिंगल बॉन्ड में जोड़ना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, रूल्स है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का। तो पहला रूल क्या है, चाहे तुम सैचुरेटेड ड्रॉ करो या अनसैचुरेटेड ड्रॉ करो, पहला रूल क्या है, जितना कार्बन एटम है उसको तुम पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो आपस में। तो देखो 2 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये पहला रूल है, पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जितना हाइड्रोजन एटम है तुम्हें उसको हर एक कार्बन में देना पड़ेगा और वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो कितना है, 6 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के बीच में ये 6 हाइड्रोजन तुम्हें क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि हर एक कार्बन एटम का जो वैलेंसी है, मतलब जो टेट्रा वैलेंसी हर एक कार्बन एटम का वो मेंटेन हो। मतलब क्या, हर एक कार्बन एटम क्या करेगा, 4 और एटम के साथ जुड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो 4 एटम के साथ जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के माध्यम से, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो कार्बन किसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड करके शेयर करेगा, या तो सिंगल बॉन्ड करके शेयर करेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड करके शेयर करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा कंपाउंड है उसके ऊपर, लेकिन याद रखना क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है इसलिए कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, इसको तुम्हें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा टेट्रा वैलेंसी को। तो देखो सेकेंड स्टेप क्या बोले, हर एक हाइड्रोजन को, जितना भी हाइड्रोजन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 कार्बन एटम में। तो देखो ये कार्बन एटम क्या किया है, ये कार्बन एटम ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, क्या है ना, ये कार्बन एटम क्या किया, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ शेयर किया है, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर हो चुका, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, तो उसका टेट्रा वैलेंसी मेंटेन हो गया। इस कार्बन के लिए भी सेम, ये कार्बन जब इसके साथ जुड़ रहा था ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था इसके साथ, तभी जाके सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका, बचा 3 क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, मतलब क्या हो गया, तुम्हारा C2H6 फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और कार्बन को, दोनों कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो देखो इसको अगर तुम इलेक्ट्रॉन डॉट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर इसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाओगे तो कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाएंगे तो कैसा होगा, देखो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास, इसका वैलेंस सेल में भी 4 रहेगा, इसका वैलेंस सेल में भी 4 रहेगा। समझ में आया। अब कार्बन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इस कार्बन के, वो अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखा दो, हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। समझ में आया बात। अच्छा, ये कार्बन के लिए वही सेम चीज़, इस कार्बन का जो 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इस कार्बन के साथ शेयर करने के बाद वो 3 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस साइन से हम दिखाए। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो इस कार्बन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल, 2 4 2 6 2 8। देखो ये सभी को यूटिलाइज करेगा। समझ में आ रहा है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जो कार्बन के साथ शेयर किया है। बात समझ में आ रहा है कैसे किया, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 कार्बन के साथ शेयर किया है, तब ना जाके दोनों के अंदर एक सिंगल बॉन्ड होगा, इसका भी सिंगल बॉन्ड होगा, इसका भी सिंगल बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है बात। ये कार्बन भी वही, ये टोटल जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये टोटल वो यूज़ करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये 2 शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा। देखो तब जाके सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या होगा, देखो ये कार्बन एटम और इस कार्बन के बीच में क्या एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब सी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और देखो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही होगा। समझ में आ रहा है। ये इसमें भी सेम चीज़, एक करके हाइड्रोजन शेयर किया है। देखो मतलब तुम्हारा क्या C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आया। ठीक है,
इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। देखो इथेन का तो बता दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोपेन पे। देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 प्रोपेन, तो 2 कराएंगे, देखो समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे करना है। अच्छा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? प्रोपेन का स्ट्रक्चर है C3H8, C3H8 मतलब 3 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है? पहला रूल क्या था? पहला रूल था जितना कार्बन एटम है पहले उस कार्बन एटम को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जोड़ दो। जितना कार्बन एटम है उतना कार्बन एटम को पहले एक सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दो। तो सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ देते हैं पहले जितना कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है? जितना रिमेनिंग हाइड्रोजन बचेगा उसको जितना कार्बन एटम है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ताकि हर एक कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो देखो इस कार्बन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, तो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन बचा, कुल मिला के 4 होगा। तो देखो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा तो 4 हो गया इसका। इस कार्बन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है। ये कार्बन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये यूज़ हो गया, बचा कितना? 2 और इलेक्ट्रॉन बचा इस कार्बन के लिए, तो 2 हाइड्रोजन ले लेगा, 4 हो गया टोटल, इसका टेट्रा वैलेंसी मेंटेन हो गया। ये कार्बन ने क्या किया है? देखो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके साथ ही शेयर किया है, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो और 3 इलेक्ट्रॉन बच गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद। तो देखो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब तुम काउंट करो, देखो 8 हाइड्रोजन हो रहा है, ऊपर 3 नीचे 3 6 7 और 8। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अगर इसका हम तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे तो कैसा होता है? देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर एक कार्बन के पास क्या 4 करके इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो 1 यहाँ रहेगा, ठीक है, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो देखो इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इस कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग जो 3 कार्बन एटम है वो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये कार्बन एटम, ये 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इस कार्बन का टेट्रा वैलेंसी मेंटेन हो गया। आते हैं इस कार्बन में, ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। देखो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। ये कार्बन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इसने शेयर किया है 1 इसीलिए, ठीक है। और रिमेनिंग जो 3 बचेगा वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। समझ में आया? तो कार्बन का भी कितना हो जाएगा? ये कुल मिला के सारा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या लेगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है? इस कार्बन के लिए क्या होगा? ये सारा होगा, ठीक है, सारा होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? ये होगा, ये लेगा, ठीक है। इस कार्बन के लिए क्या होगा? देखो ये सारा होगा, ये हाइड्रोजन भी, ये और यहाँ पे ये। समझ में आ रहा है? देखो ये बहुत ही ईजी है, अगर ठीक से समझ जाओगे ना तो बहुत ईजी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये कार्बन, देखो इस कार्बन का, देखो इस कार्बन के पास कितना है? 3 हाइड्रोजन के साथ 1 करके सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऊपर 1 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का, इधर 1 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का, इधर 1 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का। और इस कार्बन के साथ क्या 1 सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसका ऊपर नीचे 1 करके सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है दोनों हाइड्रोजन के साथ 1 करके, ठीक है। और इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मतलब ये भी 1 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन के साथ। और ये क्या है? 3 हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे और पीछे, देखो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो यही था स्ट्रक्चर, यही पहले स्ट्रक्चर था ना जो इरेज किए थे हम। देखो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? ये इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इस टाइप का, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से हम दिखाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो ये सब तुम्हारा क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हर एक में देखो सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह ट्रिपल बॉन्ड वगैरह है नहीं, ठीक है। ये सैचुरेटेड है, सब सैचुरेटेड है, ठीक है। तो देखना तुम लोग का बुक में और एक ठो डायग्राम भी दिया हुआ है, वो तुम होमवर्क करोगे। बुक में दिया है देखना इथीन का डायग्राम, इथीन,
इथिन C2H4, ये इथिन का डायग्राम है, ये खुद होमवर्क करोगे। ये भी एक सैचुरेटेड भी है, यहाँ पे भी तुम्हें हर सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे ये इथिन है C2H4, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम्हें मिलेगा। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तुम्हें, ये अनसैचुरेटेड होगा। इससे पहले जो दो कराए, एक क्या कराए हम, पहला वाला जो कराए थे, पहला वाला था तुम्हारा इथेन C2H6, ठीक है। उसके बाद जो कराए अभी अभी वो है तुम्हारा प्रोपेन C3H8, वो दो तुम्हारा सैचुरेटेड था, क्योंकि दोनों में क्या सिंगल बॉन्ड था सिर्फ। और ये जो इथिन है ये अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तुम देखना स्ट्रक्चर इस तरीके का हुआ, स्ट्रक्चर बुक में अपना घर में करोगे, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का हुआ C2H4, मतलब डबल बॉन्ड मिलेगा तुम्हें। कैसे पता चलेगा, देखो हम बता देते हैं कैसे पता चलेगा। पहला रूल क्या है, जितना कार्बन आटम है उसको आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ोगे तुम। तो पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ो, दोनों कार्बन आटम है दोनों को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ो, ये पहला स्टेप है। उसके बाद स्टेप क्या है, जितना कार्बन आटम, जितना हाइड्रोजन आटम रहेगा उतना हाइड्रोजन आटम को दोनों कार्बन आटम में, जितना कार्बन आटम रहेगा उतना कार्बन आटम में रिमेनिंग हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब क्या, 4 हाइड्रोजन को मुझे 2 कार्बन आटम में बांट देना है, ठीक है। इस तरीके से बांटना है कि वैलेंसी मेंटेन हो, टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो। वो देखो चारों हाइड्रोजन आटम है। देखो इस कार्बन ने क्या किया है, इस कार्बन आटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, शेयर किया है। तो ठीक से समझो, इस कार्बन ने क्या किया है, इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो रिमेनिंग 3 ठो इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा तो 3 ठो हाइड्रोजन के साथ यह लेगा, तो इसका टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो चुका, इसका हो गया। लेकिन इसका अगर तुम देखोगे तो इसका टेट्रावैलेंसी तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे इस कार्बन का। क्यों? क्योंकि देखो 3 ठो हाइड्रोजन आटम देने के बाद सिर्फ 1 ठो हाइड्रोजन आटम ही बचता है, क्योंकि टोटल तो 4 ठो है। तो कार्बन मैक्सिमम क्या करेगा, 1 ठो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मतलब कार्बन, इस कार्बन ने क्या करेगा, 1 ठो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन और भी तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया ना, तो टेट्रावैलेंसी 4 कैसे मेंटेन हुआ, नहीं हो पाया। इस कार्बन के लिए हुआ था, क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, एक एक करके इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया यूज़, और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, इसलिए डबल एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके लिए 4 ठो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया है, टेट्रावैलेंसी इसका सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन इसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये कार्बन ने क्या किया है, 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। और क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया इस कार्बन के लिए, जो ये यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि और तो हाइड्रोजन आटम है ही नहीं, 4 ठो तो हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिर्फ रहेगा नहीं, क्योंकि वैलेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन आटम का जो वैलेंसी वो मेंटेन नहीं हो रहा है। मतलब मेरा और एक तो बॉन्ड रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, तुम इसके बाद करोगे क्या, और एक तो बॉन्ड को ऐसे यहाँ पे जोड़ दोगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड वो हमेशा सिंगल होता है, वो डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये याद रखना। मतलब डबल बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन और कार्बन का बीच में। तो अगर इसको तुम डबल बॉन्ड कर दोगे तो इसका वैलेंसी देखो कितना हो रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड होगा मतलब कार्बन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, ठीक है। डबल बॉन्ड कब होता है, जब टोटल 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड कब होता है, सिंगल बॉन्ड मतलब अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तब सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कब होता है, जब 2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ट्रिपल बॉन्ड कब होता है, जब 3 करके इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए डबल बॉन्ड हुआ है। मतलब इस कार्बन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर चुका, तो रिमेनिंग 2 ठो बचा। मतलब क्या, मैक्सिमम ये 2 ठो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, मतलब एक तो तुम्हें इरेज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा क्या वैलेंसी मेंटेन होगा। इस कार्बन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 2 4 हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन तुम्हें इरेज करना पड़ा, इसलिए इरेज कर दिए। सेम चीज़ इसके लिए, इस कार्बन के लिए भी होगा। इस कार्बन ने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो देखो 4 ठो हो गया इसका भी। मतलब दोनों कार्बन आटम का 4 करके वैलेंसी मेंटेन हो गया, टेट्रावैलेंसी मेंटेन है। मतलब क्या, यही तुम्हारा करेक्ट डायग्राम है इथिन का। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या, डबल बॉन्ड देखने को मिला। तो तुम ऐसे समझोगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कब होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सोचना होगा, ठीक है, कि वैलेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे मल्टीपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, अगर मल्टीपल बॉन्ड करोगे तब जगह सेटिस्फाई हो रहा। तो इसका देखो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसा होगा। देखो 2 कार्बन आटम है, इस दोनों कार्बन आटम क्या करेगा, 2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन आटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। ये भी वही, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। समझ में आया। तो ये कार्बन आटम क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स
ले लेगा, ठीक है। और ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन भी क्या करेगा, ये सब हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो तुम देखो दोनों कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड होगा, देखो 2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ मतलब डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। ये कार्बन आटम क्या किया, एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर के हाइड्रोजन के साथ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन ने क्या किया है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम ये करा दिए, होमवर्क करने दिए थे कि सोचा तो ये तुम शायद समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम ये भी हम करा दिए। ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तुम लोग का बुक में देखना और भी दिया हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड से भी दिया हुआ है, वो ट्रिपल बॉन्ड हम तुमको होमवर्क देंगे, ये होमवर्क करोगे। और तुम लोग का बुक में देखना एक स्ट्रक्चर दिया है इथाइन का, इथाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा C2H2, C2H2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखना तुम करना, देखना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों आ रहा है ये तुम सोचना घर में, जैसे हम तुमको लॉजिक समझाया अभी कि कैसे समझोगे कि डबल बॉन्ड आएगा या सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड कब होगा, डबल बॉन्ड कब होगा, तुम वैलेंसी सोचना, वैलेंसी मेंटेन करना, देखना, ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो मुझे बताना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक करा दिए, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो भी स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड का, ये यहाँ तक हम लोग करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या साइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड, ये नया टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझाएंगे कि साइक्लिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है। कार्बन का ही होगा लेकिन कुछ कंडीशन है, ठीक है, वो समझाएंगे उस दिन, ठीक है। और भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि आइसोमेरिज्म होगा, होमोलॉगस सीरीज होगा, ये एक एक के बाद है सब कुछ। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना तक, नेक्स्ट क्लास में वहाँ से स्टार्ट करें। थैंक यू।